हाइड्रोजन के अंदर देखिए एक हाइड्रोजन की बात करें तो उसका कि इस वीडियो के अंदर देखिए ये जो मिड के अंदर है वो क्या है, इसका न्यूक्लियस है। और इस जो बार बार इसके ऊपर आकर के जुड़ते जा रहे हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं भरा गया है, कोई भी विभव और क्या किया गया है, निर्वात उत्पन्न किया गया है। जब हम किरणें जो है अपने पथ से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। और यहाँ पर जो आपके पास जिंक सल्फाइड लगा कि इस मिठाई के अंदर केक की तरह होती है और बीच बीच में जैसे ड्राई फ्रूट होते हैं उस तरह से। हाँ जी दोस्तों, मैं डॉक्टर जसवंत सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। हम परमाणु संरचना का आज दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं, जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो आपको वीडियो है वो बहुत ही हेल्प करेगी सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान के बारे में और परमाणु के बारे में, है ना। बहुत सारे कंपटीशन में परमाणु से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाना पड़ता है, तो उसमें मैंने NCERT की जो 11th क्लास जो है उसका सेकेंड चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, जो है परमाणु संरचना, ठीक है। अब देखिए महर्षि कणाद, यानी कि हमारे जो वेद लिखे गए थे उस समय में एक महर्षि कणाद हुआ करते थे, जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि हमारा शरीर नश्वर है और इसे मिट्टी में मिल जाना है क्योंकि ये कणों से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह से सबसे पहली जो अवधारणा आई कि पदार्थ किसका बना होता है, तो वो अवधारणा क्या थी कि पदार्थ किसका बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है ना। और इन्हीं कणों को क्या कहा गया, आगे चल करके परमाणु कहा गया, जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि भारतीय महर्षि कणाद ने बताया था कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे, ठीक है। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इन्हीं कणों को क्या कहा जाएगा आगे चल करके, पहले इन्होंने तो कण कहा था, आगे चलकर इनको क्या कहा जाएगा, परमाणु कहा जाएगा, ठीक है ना। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डेमोक्रिटस, ठीक है ना। एक दार्शनिक थे जो ग्रीक भाषा के थे, कि जो परमाणु का सबसे छोटा कण होता है, जो कि सबसे ज्यादा क्या रहता है, अविभाज्य रहता है, इसी कण को क्या कहा जाएगा, परमाणु कहा जाएगा, ठीक है ना। अगला तथ्य आता है कि परमाणु जो होते हैं किसी एक ही तत्व के लिए बात करते हैं, कि सभी के परमाणु जो एक ही तत्व है, जैसे कि हाइड्रोजन तत्व ले लिया, नाइट्रोजन तत्व ले लिया, ऑक्सीजन तत्व ले लिया, तो एक ही प्रकार के तत्व जो हैं उनके सभी कण आकार, भार और अन्य सभी गुणों में क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो और किसी और तत्व के साथ जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तत्व की तुलना करके देखोगे तो ये दोनों क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, इनके आकार और भार अलग अलग आएंगे। अब इसे अंग्रेजी में कहा जाता है एटम। एटम शब्द का मतलब होता है ए का मतलब होता है कैन नॉट, ठीक है ना। और टम TOM यानी कि कट, यानी कि सिंपल सी बात होगी कि दो वर्ड मिलकर बने हैं, ए यानी कि जिससे हम कहते हैं कैन नॉट, टम यानी कि कट, यानी कि जिसे हम काट नहीं सकते या विभाजित नहीं कर सकते। तो इसलिए पूरा नाम बनता है एटम, यानी कि कैन नॉट प्लस कट, यानी कि अनकटेबल, यानी कि जिसे और अधिक ज़्यादा क्या नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। तो उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अगला आता है कि इस प्रकार पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। परमाणु पदार्थ की सबसे क्या है, मूलभूत इकाई है। जिस प्रकार से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है ना। जैसे कोशिका के अंदर 9 कोशिकांग होते हैं, इन कोशिकांगों से मिलकर के कोशिका बनती है, जो आगे चल करके पहले उत्तक, उत्तक के बाद अंग और अंग के बाद क्या बनाती है, शरीर का निर्माण करती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से परमाणु जो होता है वो भी सबसे छोटी क्या है, इकाई है, जो कि किसी भी अभिक्रिया में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। बिना किसी परमाणु के कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। जैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के समय के अंदर कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब तत्व हमें मिलते हैं, है ना। लेकिन अकेला न्यूट्रॉन अभिक्रिया को नहीं करवा सकता, अकेला न्यूट्रॉन अभिक्रिया को नहीं करवा सकता, है ना। तथा पदार्थ में किसी प्रकार का अगर परिवर्तन होना है, रासायनिक परिवर्तन होना है, तो उसके लिए परमाणु का होना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो परमाणु क्या होती है, किसी भी पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है, ठीक है। अगला आता है कि अणु क्या है। देखिए अणु हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। अणु जो होता है 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो देखिए पदार्थ में परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, यानी कि प्रकृति के अंदर बात करें जो पदार्थ है उसमें परमाणु कभी भी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन परमाणु के रूप में नहीं पाया जाएगा। वो किस रूप में पाया जाएगा, अणु के रूप में पाया जाएगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक
परमाणु जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसे जल के अणुओं की बात करें तो H2O है ना, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो है वो प्रकृति के अंदर पाया जाता है, जुड़ करके एक जल का अणु क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, अगला देखें तो 2 या 2 से अधिक परमाणु जुड़कर आपस में क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने बात किया कि हाइड्रोजन अणु की बात करते हैं। हाइड्रोजन के अंदर देखिए एक हाइड्रोजन परमाणु होता है ना, एक हाइड्रोजन परमाणु है प्लस दोनों हाइड्रोजन आपस में जुड़े इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, साझा हुआ, और साझा होते ही दोनों ने क्या कर लिया, H2 अणु का निर्माण कर लिया। इसलिए 2 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझा होता है। तो प्रकृति में ये स्थायी तत्वों के रूप में पाए जाते हैं, अणु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम चलते हैं HCl। HCl की बात करें तो उसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अणु की बात कर रहे हैं, इसमें एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, क्लोरीन है ना। सही बात में देखा जाए तो यह एक सहसंयोजक बंध होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझा होता है। लेकिन यह सहसंयोजक बंध कैसा होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, जिसकी बात हम आने वाले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे, 4th चैप्टर के अंदर, है ना। तो वहां पर बात करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़ करके क्या बना रहे हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अणु का निर्माण कर रहे हैं। अब बात आती है कि इस हाइड्रोक्लोरिक अणु जो है या H2 अणु है, इसकी सबसे छोटी इकाई तो कौन सी हो गई, परमाणु ही होगी, क्योंकि परमाणु ही क्या है, सबसे छोटा कण है जो एक मूलभूत इकाई के रूप में पाया जाता है। आज हम इस चैप्टर के अंदर परमाणु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो देखिए परमाणु छोटे कणों यानी कि अपरमाणिक कणों, यानी जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा किससे बने होते हैं, न्यूट्रॉन के बने होते हैं। हम इन्हीं तीनों कणों को क्या कहा जाता है, अपरमाणविक कण कहा जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इस वीडियो के अंदर देखिए ये जो मिड के अंदर है वो क्या है, इसका न्यूक्लियस है, और इसके चारों ओर जो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो नाभिक होता है उस नाभिक जो है वो बिल्कुल केंद्र में है, और जो केंद्र के अंदर है वो क्या है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना। और इसके चारों ओर जो ये आप देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक परमाणु की सामान्य क्या होती है, संरचना होती है। अब बात आती है कि अपरमाणिक कणों की खोज कैसे हुई। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो देखिए एक साइंटिस्ट हुए थे माइकल फेराडे, जिन्होंने 1830 में एक प्रयोग किया था गैल्वेनिक सेल का, है ना। इस गैल्वेनिक सेल के अंदर बात करें तो आप देखिए ये सामान्य एक सेल है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा या रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, आपकी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा के अंदर क्या कर देता है, उसका परिवर्तन कर देता है। तो उसने देखा कि ये जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है वो समय के साथ साथ क्या होता जाता है, पतला होता जाता है, जबकि जो कॉपर जो है वो समय के साथ साथ क्या होता जाता है, मोटा होता जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये कण जो होते हैं जो बार बार इसके ऊपर आकर के जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कण आए कहाँ से, इसका ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये कण इसके ऊपर क्या हो रहे हैं, निक्षेपित हो रहे हैं। सही है ना। तो इसी बातों को लेकर के ये माना गया कि परमाणु के अंदर और भी कण पाए जाते हैं। उसी समय एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम क्रूक्स, जे टॉमसन, और ये एक वैज्ञानिकों का समूह था जिन्होंने कैथोड किरणों का भी क्या किया था, अध्ययन। हाँ जी दोस्तों, आज हम वो एक साइंटिस्ट थे जेम्स प्लकर। ठीक है ना, उन्होंने कैथोड किरणों की क्या की थी, खोज की थी। और इन्हीं कैथोड किरणों की खोज के साथ साथ नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आते हैं विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने इनका क्या किया, अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया कि विसर्जन नलिका के अंदर अगर हम किसी भी पदार्थ की गैस को भर देते हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं। अब ये बात आती है कि विसर्जन नलिका होती क्या है ना। जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के अंदर देखिए ये एक क्या है, विसर्जन नलिका है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक तरफ है आपका कैथोड और एक तरफ है आपके पास एनोड। ठीक है ना। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं भरा गया है, कोई भी पदार्थ नहीं भरा गया है, लेकिन यहाँ पर न्यून दाब, उच्च विभव और क्या किया गया है, निर्वात उत्पन्न किया गया है। जब हम ऐसी स्थिति के अंदर इसमें अगर धारा उत्पन्न करते हैं, धारा संचालित करते हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेक्षण हमें प्राप्त नहीं होता। प्रेक्षण किससे प्राप्त होगा कि ये देखिए ये जो आपके पास यहाँ पर नलिका लगी हुई है, इस पर यहाँ पर देखिए येलो कलर का एक पदार्थ लगा हुआ है। ये जो येलो कलर का जो पदार्थ लगा है, पीले रंग का जो पदार्थ लगा है, ये पदार्थ होता है जिंक सल्फाइड। जब इस पर किसी भी विकिरण को गिराया जाता है तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, ग्लो उत्पन्न होता है, ये चमक उत्पन्न पैदा करता है। इस गुण को कहा जाता है प्रतिदीप्ति।
क्या कहा जाता है इस गुण को? प्रतिदीप्ति। तो जब भी हम इनका अध्ययन करेंगे तो इस विशेष प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने वाले जिंक सल्फाइड पदार्थ का हमारे लिए बहुत बड़ा क्या रहेगा? उपयोग रहेगा। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि इन विकिरणों का क्या गुणधर्म है। पहली बात तो हम देखेंगे कि इसके अंदर पहले क्या किया गया? वैक्यूम रखा गया, यानी कि बिल्कुल ही निर्वात रखा गया। यहाँ पर किसी भी पदार्थ का कोई पदार्थ नहीं था। फिर हमने क्या किया? स्पिन को खोला और धीरे से इसके अंदर क्या डाल दी? हाइड्रोजन गैस डाल दी और इसको बंद कर दिया। अब इस विसर्जन नलिका के अंदर क्या आ चुका है? हाइड्रोजन गैस भरी जा चुकी है। ठीक है ना। जिसके ऊपर भी क्या लगाया गया है? न्यून दाब और उच्च विभव लगाया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर निर्वात नहीं है। अब क्या किया गया? जब इस धारा को संचालित किया गया तो पहला गुण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर विशेष प्रकार की विकिरणें उत्पन्न होती हैं जो कि कैथोड से कहाँ जाती हैं? एनोड की ओर जाती हैं। एक्चुअली में ये क्या होता है कि ये जो विसर्जन नलिका है इसमें एक चमक उत्पन्न पैदा होती है हरे रंग की। ठीक है ना। जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जब किसी पदार्थ को भर दिया जाता है तो विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करने वाली विकिरणें उत्पन्न होती हैं। और इसके साथ साथ ही ये जो जिंक सल्फाइड है ये भी आपका क्या होने लगता है? ग्लो होने लगता है एनोड वाली साइड। तो एक बात स्पष्ट समझ आती है कि यहाँ से कि एनोड से कैथोड की ओर क्या जा रही हैं? कुछ विकिरणें जा रही हैं जो कि वहाँ पर जा कर के ग्लो पैदा कर रही हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार के गुणधर्म हमें ये देखने को मिलता है कि विकिरणें उत्पन्न होती हैं। ये कहाँ से कहाँ गमन कर रही हैं? कैथोड से एनोड की ओर गमन कर रही हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए आपको ये गुणधर्म लिखा हुआ है कि ये विकिरण विसर्जन नलिका में क्या होती हैं? कांच की दीवारों से टकराने पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। एक्चुअली कांच की दीवारें नहीं हैं, ये क्या हैं? जिंक सल्फाइड पर टकराती हैं और जिंक सल्फाइड पर टकराने के बाद ही ये क्या करती हैं? वहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट गुणधर्म की ओर चलेंगे कि यदि दो इलेक्ट्रोडों के बीच में अगर हम कोई अपारदर्शी क्या रख दी जाए, कोई वस्तु रख दी जाए तो वो उसके आगे चलने को रोक देते। जब इनके बीच में कोई अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाता है तो वो क्या करता है? बीच में आ जाता है, उसको रोक देता है। यानी कि बीच में रोक दिया कहने का मतलब अब प्रतिदीप्ति उत्पन्न नहीं होगी और यहाँ पर क्या आएगी? छाया आएगी। अब छाया क्यों उत्पन्न होती है? जैसे आप सूर्य की किरणों के सामने खड़े हो जाते हैं तो सूर्य की प्रकाश की किरणें आती हैं, आपसे टकराती हैं और परावर्तित हो जाती है तो पीछे की तरफ क्या बन जाती है? आपकी छाया बन जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कैथोड से एनोड की ओर जा रही हैं। बीच में हमने क्या रख दिया? अपारदर्शी ये एक क्या रख दिया? हमने कोई वस्तु रख दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जा तो रही थी लेकिन बीच रास्ते में क्या हो गई? रुक गई। तो इसका मतलब ये हमेशा क्या करती हैं? सीधी रेखा के अंदर गमन करती हैं। ये इसका क्या था? द्वितीय गुण था। ठीक है ना। कैथोड से एनोड की ओर गमन करती हैं और सीधी रेखा में गमन करती हैं। अगला जो गुण आता है कि यदि कैथोड के मार्ग में क्या रख दिया जाए? हल्का सा पहिया रख दिया जाए। पहिया कार का नहीं, पहिया बिल्कुल छोटी सी पिन होती है, फिन होती है। फिन यानी पंखा, जैसे आप घुमाते हो पंखा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो वैसे पकड़ के घूम रहे होते हैं, वैसा पंखा हमने कहाँ रख दिया? इस विसर्जन नलिका के अंदर रख दिया। अब जैसे ही विसर्जन नलिका के अंदर वो फैन रखते हैं तो क्या होता है? तो वो फैन क्यों घूमता है? पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। देखिए जब कोई वस्तु किसी पदार्थ पर टकराती है, किसी परत पर टकराती है तो वो क्या लगाएगी? दाब लगाएगी। दाब लगाते ही वो प्रेशर महसूस करती है ना, और वो क्या करती रहती है? घूमने लगती है। इसी तरह से यदि कोई पंखे की दीवार से पन्नी पर कुछ चीज़ टकराती है तो वो भी घूमने लगता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि कैथोड किरणें जब इस फिन्नी पे टकराती हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करने लगती हैं? घूमने लगती हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि किरणें आ रही हैं, इस फैन पे टकरा रही हैं, तो ये व्हील्स जो है वो क्या करने लगता है? घूमने लगता है इस तरह से। ठीक है ना, घूमने लग गया। ठीक है। कुछ किरणें आगे निकल जाती हैं जो कि क्या करती हैं? स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। तो इससे क्या मतलब निकला कि सिंपल सी बात है कि कण टकराएगा। इसका मतलब ये तो विकिरणें आ रही थी, कण थोड़ी ना आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड किरणें जो हैं उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें द्रव्यमान है। द्रव्यमान टकराएगा तो ही क्या लगेगा? इसके ऊपर प्रेशर लगेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये बात हमें क्या होती है? क्या आएगा? बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड किरणें जो होती हैं वो कैथोड कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट के बाद पे चलते हैं। तो वो ये है, नेक्स्ट गुणधर्म जो है वो ये है कि पेरिन ने 1985 के अंदर क्या किया था? एक अध्ययन किया था जिससे ये पता चला कि कैथोड किरणें जो होती हैं वो विद्युत क्षेत्र के अंदर और चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं कि इसके बाहर की तरफ ये जो चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र,
ना, मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो कैथोड से आने वाली विकिरणें जो है अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती हैं, और यहाँ पर जो आपके पास जिंक सल्फाइड लगा हुआ है उस पर कोई तरह का ग्लो पैदा नहीं करती हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट की ओर आते हैं तो वहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर हम बात करें, ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या हुआ कि ये भी कैथोड से कहाँ आती हैं, एनोड की तरफ आ रही हैं। जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र लगता है, क्या लगता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जैसे ही लगाते हैं तो ये विकिरणें बाह्य विद्युत क्षेत्र पर एनोड की तरफ क्या करने लगती हैं, घूमने लगती हैं, ठीक है ना। जैसे ही एनोड की तरफ घूमने लगेंगी तो हमें ये पता चलेगा कि कैथोड किरणें जो होती हैं वो एनोड की ओर ही क्यों जा रही हैं, है ना, तो क्योंकि वो किससे बनी है, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई है, और इन्हीं कणों को क्या कहा गया, कैथोड कण कहा गया। और ये कैथोड कण पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक है ना। ऐसा हमें नेक्स्ट गुणधर्म के अंदर देखने से पता चलता है कि ये हमें पता चल गया कि 1985 के अंदर ये पता चला कि इन पर ऋण आवेश पाया जाता है और ये चुंबकीय क्षेत्र से भी क्या हो सकती हैं, विक्षेपित हो सकती हैं, ठीक है। और इन कणों पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। हमारे पास नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि कैथोड किरणें जो होती हैं उसमें प्रभाव भी क्या करती हैं, पैदा करती हैं। उसमें प्रभाव कैसे पैदा करती हैं, इस बात को समझने के लिए हम ये देखिए, आप देखिए, जब भी कोई विकिरण आती है, कैथोड विकिरणें आ रही हैं, है ना, इनके बीच में कोई उच्च गलनांक वाली धातु को रख दिया जाए तो ये धातुएं क्या होने लगती हैं, गर्म होने लगती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि कैथोड किरणें जो हैं वो आ रही हैं और धातु से साथ टकराने पर क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं, तो ये क्या है, उसमें प्रभाव पैदा कर रही है, ठीक है। अब देखिए, टकराने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये किरण जो है वो विपाटित हो जाती है, बहुत सारी विकिरणें यहाँ से खंडित होकर के निकलने लगती हैं। ये विकिरणें होती हैं एक्स किरणें, जिनका प्रयोग हम एक्सरे के अंदर करते हैं, ठीक है। ये थे हमारे पास कैथोड किरणों के गुणधर्म। अभी इन्हीं कैथोड किरणों के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए आगे चल के जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज की। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया। हाइड्रोजन गैस में क्या था, अणु था, और अणु में क्या है, परमाणु है। तो कैथोड किरणें कहाँ से आई, उसी कहीं कहीं परमाणुओं से आई हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि आज के सिद्धांत के अनुसार पहले तो ये था कि परमाणु गोल होता है, अविभाज्य होता है, उदासीन होता है, लेकिन इसमें तो ये ऋणावेशित कण है जिसकी वजह से ये कैथोड किरणें पैदा हो रही हैं। इसका मतलब परमाणु क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे कण पाए जाते हैं जिसके ऊपर कौन से आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो इन कैथोड किरणों के अध्ययन करते वक्त जे थॉमसन ने इस एक छोटे से कण की क्या की थी, कल्पना की थी, जो आगे चल करके एक सिद्धांत और एक अवधारणा बनी और एक नया परमाणु का मॉडल जे थॉमसन ने हमें दिया। जो थे वो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1897 के अंदर। कैथोड किरण नलिका में इन्होंने क्या किया था, प्रयोग करके क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो उत्पन्न आवेश होता है और जो उसका द्रव्यमान है उसका अनुपात क्या किया था, ज्ञात किया था। इसके लिए उसने क्या किया, एक विसर्जन नलिका का प्रयोग किया था ना। वो विसर्जन नलिका कुछ इस तरह से दिखाई देती थी, आपको यहाँ पे जैसा दिख रहा है। इस विसर्जन नलिका के अंदर क्या था कि ये कैथोड से एनोड की ओर किरणें निकल रही हैं और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया था और साथ में क्या लगाया था, विद्युत क्षेत्र लगाया गया था। और ये जो जिंक सल्फाइड आगे की तरफ लगाया गया, स्फुरदीप्ति स्क्रीन है ना। तो इस तरह से स्फुरदीप्ति स्क्रीन क्या करता था, अपने प्रेक्षण हमें प्रदान करता था, ठीक है ना। तो इनका प्रयोग करते हुए जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के लिए इस जो एक ऋणावेशित कण के लिए आवेश बटा द्रव्यमान की गणना की थी, ठीक है ना। तो इसकी गणना के लिए उसने जो मान बताया था कि E बटा M, यानी ME का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है ना। उसका मान E बटा M का मान जो है वो है 1.75 × 10 की घात 11, ठीक है ना, कूलाम किलो इनवर्स, ठीक है। ये जो मान बताया था वो सबसे पहले किसने बताया था, जे थॉमसन ने इसकी क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। इसके लिए इनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इसीलिए हम इनको कहते हैं कि जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन के क्या है, खोज करता है। जहाँ पर M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, किलोग्राम के अंदर आवेश जो है वो उसकी इकाई जो होती है वो कूलाम होती है, ठीक है ना। और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो क्या होता है, ऋण आवेश होता है। इस तरह से जे थॉमसन ने हमें ये बताया था कि जो कैथोड किरणें होती हैं उनमें जो कैथोड कण पाए जाते हैं, उन कैथोड कण ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही क्या है, ऋणावेशित कण हैं जो किसी भी परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि इन्होंने और क्या बताया। अगला आता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना करने के लिए एक और साइंटिस्ट का प्रयोग हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं, जो जिसका नाम है R.A. मिलिकन। 1868 से 1953 के बीच में ये जिए थे। ने इलेक्ट्रॉन के आवेश के निर्धारण के लिए एक विधि तैयार की, ठीक है, जिसे हम तेल बूंद प्रयोग कहते हैं। ये बहुत बार कंपटीशन के अंदर पूछा गया, बेटा इसको आपने क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो तेल बूंद प्रयोग विधि के द्वारा हम किसी भी
आवेशित कण का क्या कर सकते हैं, आवेश की गणना कर सकते हैं। तो उसने सबसे पहले बताया कि E/m जो होता है वो एक सार्वत्रिक निर्देशांक होता है, ठीक है ना। और सिंपल सी बात है, और इस पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, माइनस यानी कि ऋण आवेश है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है ना। ये उसका क्या होता है, आवेश होता है। तो हमें इसका किसकी सहायता से याद किया, मिल्खन के प्रयोग से याद किया। और यही क्वेश्चन जो है हर बार कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है। अगला आता है कि थॉमसन ने E/m अनुपात के परिणामों से संयुक्त करके इलेक्ट्रॉन का क्या किया, बाद में द्रव्यमान निकाला। क्योंकि हमें E/m यानी कि आवेश बटा द्रव्यमान की हमें पता था, है ना, और हमने आवेश की गणना कर ली होता। तो इस तरह से हमने क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान का मान निकाल सकते हैं। और ये मान आएगा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है ना। अगर ज़्यादा परीक्षण में जाएंगे तो इसका प्रॉपर मान आता है 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम के अंदर आता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगली बात आती है कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। तो देखिए, प्रोटॉन की खोज के लिए 1886 के अंदर क्या किया गया, गोल्डस्टीन ने बहुत सारे क्या किए, प्रयोग किए, ठीक है। उन्होंने पाया कि परमाणु के अंदर कुछ धनावेशित कण भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये कहा कि हम क्या कर रहे हैं सर, प्रयोग के अंदर कैथोड विसर्जन नलिका के अंदर सर एनोड वाली साइड तो हमने क्या कर दिया, जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया, लेकिन आपने कैथोड वाली साइड नहीं किया। जैसे उसने कैथोड वाली साइड भी क्या किया, लेप किया, तो उसने देखा कि कुछ ना कुछ प्रतिदीप्ति उधर भी उत्पन्न हो रही है। हालांकि इधर अगर 100% हो रही है तो इधर सिर्फ कितनी हो रही है, 10% ही हो रही है या 5% हो रही है, यानी कि इधर भी क्या होती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। अब जैसे देखिए, पहले वाले प्रयोग में क्या था कि कैथोड से कुछ किरणें निकल करके एनोड की ओर जा रही थी, जिसे हमने क्या नाम दिया था, कैथोड किरणें नाम दिया था। अब उसने क्या किया, इसी प्रयोग को आगे चलाते हुए, निर्धारित करते हुए उसने ये बताया कि अब की बार क्या हो रहा है कि सर एनोड से भी कुछ किरणें निकल करके कहाँ आ रही हैं, कैथोड की ओर आ रही हैं। और इन किरणों का नाम दिया केनाल किरणें। क्या नाम दिया, केनाल किरणें नाम दिया। जिस तरह से हम कहते थे कि कैथोड किरणें जो हैं वो कैथोड कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन पर ऋणावेश होता है, इसी तरह से उसने कहा कि केनाल किरणें जो होती हैं वो केनाल कणों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है ना। और इन केनाल कणों के ऊपर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है, जिन्हें आगे चल करके क्या किया गया, प्रोटॉन माना गया, जिन्हें आगे चल करके क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया। तो इसी तरह से आप इसमें प्रयोग में देख सकते हैं कि गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में छिद्र युक्त कैथोड कणों का प्रयोग किया, जिस नलिका से कैथोड किरणों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की किरणें भी उपस्थित हों, जो कैथोड कैथोड के छिद्रों से बाहर निकल जाती हैं और धन विद्युत युक्त होती हैं। ये केनाल किरणों के गुण थे, ठीक है। और इन्हीं किरणों को आगे केनाल किरणें या एनोड किरणें भी इसने क्या कर दिया, नाम दे दिया, क्योंकि एनोड से निकल रही थी, इसलिए क्या नाम पड़ गया, एनोड किरणें इसका नाम पड़ गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रयोग के अंदर। तो ये आता है कि ये कणों के छिद्रों को पार करके निकल जाते हैं, और वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने इन किरणों को क्या नाम दिया था, केनाल किरणें। और ये धनात्मक किरणें भी होती हैं, इन्हें धनात्मक किरणें भी कहा जाता है। जैसा कि आप इस प्रयोग के अंदर देख रहे हैं कि इधर एनोड है और उधर की वाली साइड क्या है, कैथोड है, और यहाँ से कुछ किरणें निकल करके कहाँ जा रही हैं, कैथोड की तरफ जा रही हैं। तो ये वही प्रयोग है जैसा कि हम पहले कैथोड के अंदर कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर एक बात मानी गई है कि जो कैथोड किरणें थी उनमें कैथोड कण थे, जो इलेक्ट्रॉन थे, जिन पर आवेश कैसा माना जाता था, ऋण आवेश माना जाता था, है ना। लेकिन यहाँ पर जो केनाल किरणें हैं, ये केनाल कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। और इन प्रोटॉनों पर आवेश जो है वो उन कैथोड कणों के बराबर ही है, लेकिन विपरीत है। यानी कि वो अगर ऋण आवेश थे तो इन पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है, ठीक है ना। ये केनाल कण कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं, जिनका मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है ना। जबकि पहले क्या हुआ करता था, उसमें इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होता था, -1.6 हुआ करता था। यहाँ पर कितना है, +1.6 है, ठीक है ना। इस बात को आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि ये धनावेशित कण होते हैं। और इन्हीं कणों को ध्यान में रखते हुए आगे चल करके एक और साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था जेम्स चैडविक ने 1932 में एक और कणों की खोज की, जो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नाभिक की खोज बाद में करेंगे, अभी हम न्यूट्रॉन की खोज की बात कर रहे हैं ना। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी 1932 के अंदर। उन्होंने क्या किया था, बेरिलियम जो होता है उस पर क्या किया, अल्फा कणों की क्या करी थी, बौछार करी थी। और बौछार करते ही क्या हुआ, कुछ ऐसे प्रयोग हमें प्राप्त हुए कि प्रोटॉनों के अलावा भी ऐसे कण हैं जो उसी परमाणु के भार को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। इन्हीं परमाणु को भार को निर्धारित करने वाले कणों को क्या कहा गया, आगे चल करके न्यूट्रॉन नाम दिया गया। और कहा गया कि ये न्यूट्रॉन जो होते हैं ये उदासीन कण होते हैं, इन पर कोई तरह का आवेश
नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अगला आता है हमारे पास परमाणु का थॉम्सन मॉडल। जब से प्रारंभिक और एक नई जो विचारधारा उत्पन्न करने वाला, जिसके बाद नए पदार्थों की खोज हुई, ठीक है ना, तो वो प्रारंभिक जो मॉडल है जिन्होंने पूरे इतिहास को बदल के रख दिया, वो प्रारंभिक मॉडल कौन सा है? जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। इस मॉडल को 2 नामों से जाना जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल और त्रिभुज बीज मॉडल। ये देखिए साइंटिस्ट जो हैं वो हैं जे थॉम्सन, ठीक है ना, जिन्हें नोबेल प्राइज से भी क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये मॉडल एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसका ये था कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो पूरे परमाणु पर समान रूप से क्या होता है? बंटा हुआ होता है। यानी इसने ये कहा था कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, ठीक है, जैसे बॉल है वैसी धनावेशित गोला है, और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या रहते हैं? अव्यवस्थित रूप से क्या रहते हैं? बिखरे हुए रहते हैं, पैक्ड रहते हैं। तो ये जो संरचना बताई थी वो किसने बताई थी? जे थॉम्सन ने बताई थी, ठीक है ना। तो इसी मॉडल को नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। एक्चुअली में क्या है? प्लम पुडिंग एक मिठाई है, ठीक है ना। इस मिठाई के अंदर क्या होता है कि इस मिठाई के अंदर केक की तरह होती है, और बीच बीच में जैसे ड्राई फ्रूट होते हैं उस तरह से ये क्या बताए गए हैं? इलेक्ट्रॉन बताए गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बताया गया कि परमाणु जो है एक पूरा क्या है? आवेशित गोला है, और उसके अंदर ये जो ड्राई फ्रूट्स की तरह जो है वो क्या है? आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत ही आसान सा मॉडल है। अगला है त्रिभुज बीज मॉडल, है ना। त्रिभुज बीज मॉडल के अंदर क्या किया गया है कि इसके अंदर ये बताया गया है कि जिस तरह से त्रिभुज जो होता है उसको एक क्या मान लिया जाए? परमाणु मान लिया जाए, ठीक है ना। और इस परमाणु के अंदर जो लाल वाला भाग है, रेड वाला जो हिस्सा है, वो आपका क्या है? वो आपका धनावेशित गोला है, ठीक है ना, उसका भाग है। और इसमें जो बीज हैं, तरबूज के बीज जो दिख रहे हैं, वो आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से एक परमाणु मॉडल बन के जो सामने आता है वो ये है, ठीक है ना, कि धनावेशित भाग जो है वो पूर्ण रूप से पूरे गोले के अंदर क्या रहता है? बिखरा हुआ रहता है। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बीज की तरह इसके अंदर अंदर बीच बीच में क्या रहते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। ये था जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और इसको लाइक करना। थैंक यू।